बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़, खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कुछ सवालात किए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे की रोशनी में। और जब खान साहब की हुकूमत घर गई और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और मौजूदा हुकूमत जो आई है इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में, इस तनाजुर में इन सवालात की एक अपनी अहमियत है। अभी खान साहब ने क्या सवालात किए हैं, इसे बरदर राय साहब आप उठाएंगे और हमें बताएंगे इनकी नौयत और क्या हदफ रहा और क्या पूछना चाहते हैं और क्या जवाब इन तमाम सवालों के अंदर, और जो मैसेज भेजा है वो असल में मैसेज क्या है। और दूसरी चीज़ राय साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, 13 से 14 जमातें और फिर एक इत्तेहाद बनाया गया और वो तमाम लोग जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते रहे आज इकट्ठे होकर हुकूमत कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के तहत मुल्क के अंदर इसको बनाया गया, ये बयानिया है खान साहब का। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ़ौज के अंदर ऑब्वियसली माजी के अंदर हमने देखा है साहब, जब महंगाई की बात होती रही खान साहब के दौर के अंदर, तो फिर कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर आता था कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन इस हुकूमत के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है, इसे भी हम पर्दा उठाएंगे, कुछ चीज़ें प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे इस हवाले से। और फिर राय साहब ये भी बताएंगे फ़ौज में सेंटीमेंट क्या मौजूद है, जो फ़ौज का सेंटीमेंट है, जनरल्स क्या सोच रहे हैं और रिटायर्ड जनरल्स क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने पिछले जो 15 से 20 दिन देखे हैं, बयानात आ रहे हैं और इन बयानात की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, एक बाकायदा तौर पर रिजेंटमेंट शो की गई है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और वो दौरे कर रहे हैं, तख्तियाँ फीते काट रहे हैं और उस तरह की हमें परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। एक बहरान ख़त्म होता है, दूसरा बहरान, तीसरा बहरान, और शायद नून लीग भी सोचती होगी कि उन्होंने ये क्यों अपने गले में ये जो एक फंदा डाला है, मैं तो इसे फंदा ही कहूँगा, क्योंकि नून लीग की परफॉर्मेंस और नून लीग जो जिस तरह चाहती थी वैसी हुकूमत उन्हें शायद करने का मौका ना मिले, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं और रीज़न्स उसमें हमें सिर्फ एक ही नज़र आती है कि इनके केसेस ख़त्म हो जाए, नाम निकल जाए और एक रिलीफ इन्हें मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राय साहब, हैविंग सेड दैट, सवालात क्या हैं जो खान साहब ने पूछे हैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा से, इस पर रोशनी डालें और हमें ये सवालात बताएं क्या है। देखें हाशमी साहब, सवाल तो बड़े मानीखेज़ हैं, बहुत अहम हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे। और ख़ान साहब इस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के साथ नपे तुले मूव कर रहे हैं। और एक जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता था इससे पहले कि कुछ रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइंस क्रॉस भी नहीं की जा रही, लेकिन उस रेड लाइन के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल करीब, उसके अराउंड जाकर बड़े क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, जिससे अवाम में अवेयरनेस भी आ रही है, अवाम को पता भी चल रहा है कि पसे पर्दा क्या खेल रचाया गया खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए। यानी एक तो नुक्ता अवाम को सिर्फ ये पता है कि एक बैरूनी साजिश हुई, लेकिन खान साहब बहुत नपे तुले अंदाज में ये नुक्ता भी बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरूनी साजिश तो हुई, लेकिन अंदरूनी सहूलतकार कौन थे और वो कौन से अनासिर थे जिन्होंने अंदरूनी तौर पर इस बैरूनी साजिश को कामयाब करवाया। अब दो सवाल दो नुकात की सूरत में बड़े मानीखेज किस्म के रखे गए हैं और इशारतन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और आपकी फ़ौजी क़यादत से ये पूछे गए हैं, क्योंकि जब ये सवाल हम रखेंगे हमारे व्यूअर्स के सामने तो वो भी गेस कर लेंगे कि असल में ये दो नुकात जो सवालात की सूरत में सामने लाए गए, इसका मकसद यही था
कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से पूछा जाए कि इन सवालात के क्या जवाबात हैं। अब इनमें से एक सवाल जो है वो एक बयान की सूरत में जारी किया गया और ये कहा गया कि हालिया तारीख़ में ये दूसरी मर्तबा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश की और मकामी सहूलतकारों की मदद से पाकिस्तान में सियासी मदाखलत का बंदोबस्त किया। अब ये अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोट अनकोट जो सवाल किया गया है मैं वो पढ़ रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है, तज्जिया आगे जाकर देता हूँ और एक खबर भी देता हूँ। यानी ये पूछ रहे हैं कि हालिया तारीख में ये दूसरी मर्तबा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश की और मकामी सहूलतकार, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उनकी मदद से सियासी मदाखलत का बंदोबस्त किया। फिर दूसरा नुक्ता कि बेनज़ीर भुट्टो को चीफ मकामी सहूलतकार परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए NRO दिया गया। अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि बेनज़ीर भुट्टो को चीफ मकामी सहूलतकार। दोबारा अल्फाज मैं इसको फ़िक्रे को पढ़ देता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो को चीफ मकामी सहूलतकार परवेज़ मुशर्रफ के ज़रिए NRO दिया गया। और फिर ये कहा गया कि कोंडोलीज़ा राइस ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 472 पर यह एतराफ़ भी किया था कि अमरीकी दबाव पर हमने एक NRO बेनज़ीर भुट्टो को दिलवाया था। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो इससे भी ज़्यादा अहम था और ये सवाल किया गया कि अब अमेरिका ने एक मरतबा फिर मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश की है, क्योंकि खान साहब ने अमेरिका का दबाव कई महाज़ों पर मुस्तरद किया और इसी साजिश की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो ज़मानतों पर मौजूद थे उन मुजरिमों की हुकूमत बनाई गई और हर कोई जानना चाहता है कि PTI के इत्तेहादियों को और PTI के मुनहरिफ अरकान को अपोजिशन की झोली में किसने डाला, ये NRO-2 है और पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है कि ये NRO किसने दिया। अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने बयान पढ़ा ये किससे सवाल किया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ का हवाला दिया गया कि मकामी सहूलतकार परवेज़ मुशर्रफ थे NRO-1 में और अब NRO-2 के मुतल्लिक सवाल किया जा रहा है कि ये NRO-2 किसने दिया है इन मुजरिमों को। और ये भी मेंशन किया गया कि अमरीकी दबाव का पहले भी एतराफ़ किया गया था और अब एक मरतबा फिर सवाल ये उठाया गया है। आप समझ सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी समझ सकते हैं कि ये सवाल असल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठाया गया है। तो इस मौके पर कि जब खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और एक मैसिव सुनामी मार्च इस्लामाबाद आएगा, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मेरी तहरीक बग़ैर नताइज के ख़त्म हो जाएगी। मैं फ़ौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, फ़ौज को तकसीम नहीं करना चाहता। एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। तो इसके अंदर 2-3 मैसेज छुपे हुए हैं जो कि बिटवीन दी लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। और वो मैसेजेस ये हैं कि इससे पहले कि ये जो लोगों में गमो गुस्से की लहर है ये मेरे काबू में भी ना रहे, इससे पहले कि जो लोगों के शिकवे शिकायतें हैं ये इंतहाई नाराज़ी तक पहुँचें और मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए, मुल्क में एक फीलिंग आनी शुरू हो जाए 22 करोड़ आवाम में कि 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश और मर्ज़ी को दबाकर कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी के लोग और मर्ज़ी के हुक्मरान जिन पर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं उनको मुसल्लत कर दिया है। तो उससे पहले इलेक्शन की जानिब जाया जाए और इलेक्शन करवाए जाएं, वरना क्या होगा कि ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी, अवाम का गमो गुस्सा बढ़ेगा और अवाम का गमो गुस्सा बढ़ेगा तो फिर इदारों के साथ भी शिकवे शिकायत बढ़ेंगी। इसलिए खान साहब हर रोज़, ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ है खान साहब की मशावरत से शीरी मज़ारी ने जारी किया है, हर रोज़ वो शीरी मज़ारी के ज़रिए, फवाद चौधरी के ज़रिए मशावरत करके जो सियासी कमेटी का इजलास होता है वहाँ पे एक मशावरत होती है और उसके बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर ये बयानात जारी किए जाते हैं। अब इसके जवाबात तो नहीं आ रहे, लेकिन एक ख़बर मैं आपको ये बता दूं
कि शीरी मज़ारी चूँकि पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, तो एक केस उनके ऊपर ज़रूर खोल दिया गया है। और एक अब ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 40,000 कनाल अराजी में कोई उन्होंने खुर्द बुर्द किया है। यानी पाकिस्तान के अंदर वही घिसे पीटे हथकंडे कि जब भी कोई वोकल होता है, जब कोई आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए इस तरह के पुराने जो फाइलें दबी होती हैं, जो फाइलें पहले साबित हो चुकी होती हैं कि उनके अंदर कोई दमखम नहीं है, वो खोल ली जाती हैं। तो अब शीरी मज़ारी चूँकि वोकल हैं, इन दिनों में सवालात बहुत उठा रही हैं, तो उनके खिलाफ भी अब एक केस खोल लिया गया। राय साहब, ये तो खैर अब इंतहाई अहम सवालात हैं, इनके जवाबात भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात हमें इनके जवाबात दे भी देंगे। लेकिन राय साहब, ये फ़ौज इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में क्या सोच रही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत पे भी तो नज़र रखी हुई है किसी ने। इम्पोर्टेड हुकूमत पर भी तो उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के दौरों के हवाले से भी तो बात हो रही होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत बाहर भी जा रही है कुछ दौरे करने। सऊदी अरब का दौरा है, मुफ्ती इस्माइल इस वक्त IMF के पास बैठे हैं मुल्क के अंदर, और फिर इशारे भी मिलना शुरू हो गए महंगाई जिसकी तरफ ये कहते थे। खान साहब ने, राय साहब, सब्सिडी देकर हालात को कंट्रोल तो किया था, आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ने दिया है, लेकिन वहाँ से अब इशारा आना शुरू हो गए कि जनाब हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, रेट्स बढ़ाएंगे। तो फ़ौज क्या सोच रही है? चूँकि राय साहब, ओवर द लास्ट 3 years ये बात होती रही है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका, और कहीं ना कहीं से ये आवाज़ उठती रही है। अब महंगाई को राय साहब ये जो पर लग गए हैं, और जो सब्सिडी देनी थी ख़त्म की जा रही है, ये परफॉर्मेंस है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी है पिछले 15 दिन की। क्या फ़ौज सोच रही होगी राय साहब इस वक्त? देखें आशमी साहब, जो पहले 12 दिन हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, ये फ़ौज पर बड़े भारी गुजरे हैं जी। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी, मेरा तज्जिया है कि ये रियलाइज़ किया है, और ये तज्जिया कुछ मालूमात की बुनियाद पर है, कुछ ऐसे इवेंट्स की बुनियाद पर है जो हमने पिछले 12 दिन में देखे हैं। मिसाल के तौर पर एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त भी रखते हैं सामने व्यूअर्स के, और एक टाइम लाइन भी मुख्तसरन रखते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, और उसके बाद एक ऐसे शख्स को जिसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद निकलवाया था वजारत ख़ारजा से कि वो डॉन लीक्स में मुलव्विस था, उसको इन्होंने दोबारा वजारत ख़ारजा में मुआवन खुसूसी लगा दिया। तारिक फ़ातमी को, जनरल बाजवा को इंटरवीन करना पड़ा, और इस वजह से इंटरवीन करना पड़ा कि ट्विटर के ऊपर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था कि डॉन लीक्स तो हमें यह बताया गया था कि बदतरीन साजिश थी, उस बदतरीन फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश के मरकज़ी किरदार को दोबारा इसी हुकूमत ने उसी ओहदे पर लगा दिया जहाँ से जनरल बाजवा ने और फ़ौज ने हटाया था। तो जनरल बाजवा को वो जो एक अवाम की जानिब से सवालात आए थे, और यकीनन फ़ौज के अंदर से भी सवालात उठे होंगे, तो जनरल बाजवा ने फिर वो मूव किया और तारिक फ़ातमी से वजारत का नोटिफिकेशन वो वापस हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध लगाने की कोशिश की, वो मूव बैकफायर कर गया क्योंकि फ़ौज के अंदर उसके ऊपर बड़ा एक मनफी रद्द-ए-अमल था। फिर मोहसिन दावड़ को इन्होंने, जिनके नारे ये थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मोहसिन दावड़ को वज़ीर बनाने की कोशिश की। ऐवान सदर जो लिस्ट गई उसमें मोहसिन दावड़ का नाम शामिल था, लेकिन जनरल बाजवा की फिर इंटरवेंशन पर, जो कि हम कह सकते हैं कि फ़ौज की एक इदारे के तौर पर इंटरवेंशन थी, उस पर फिर मोहसिन दावड़ का नाम काबीना से ड्रॉप करना पड़ा। अब उसके बाद एक और काम किया शहबाज शरीफ ने, यानी फ़ौज मुसलसल इशारे दे रही है। इससे पहले तो मरियम नवाज़ PM हाउस में जब गई थी और वो वीडियो वायरल हुई थी, यानी शहबाज शरीफ अभी हलफ उठाने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं गए थे, लेकिन मरियम नवाज़ उनसे पहले पहुंच गई थी, और उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने सवालात उठाए थे कि एक ऐसी खातून जो कि नाअहल है, जो कि अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, जो कौमी असम्बली की मेंबर भी नहीं, कोई सरकारी हैसियत नहीं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके फ़ोटोशूट करवा रही हैं, चहलकदमी कर रही हैं, तो ये तो फिर कौम के साथ बड़ा मजाक है। उस वक्त भी एक मैसेज दिया गया था
लेकिन उसके बावजूद ये शहबाज शरीफ की हुकूमत इस फ़ौज को ऑफेंड करने से बाज नहीं आ रही, क्योंकि अब इन्होंने मोहसिन दावड़ का नाम, जो कि फ़ौज की एडवाइस पर ECL पर डाला गया था, रियासत मुखालिफ जो कैटेगरी एक इन्होंने ECL के लिए बनाई हुई है, वो गलत है या सही है, ज़ाहिर है कि फ़ौज ने बनाई है, फ़ौज की एडवाइस पे बनी है, तो उसमें जो नाम डाला हुआ था उसको भी इन्होंने निकाला मोहसिन दावड़ का। फिर शहबाज शरीफ मोहसिन दावड़ को सऊदी अरेबिया लेके जा रहे थे उम्रे पर अपने साथ। अब आप अंदाज़ा कर लें कि फ़ौज ने हमें ये बताया था कि ये मोहसिन दावड़ नारे लगाते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये रियासत मुखालिफ हैं। हमें किसने बताया? हमारे पास तो वज़ीरिस्तान तक जाकर तमाम हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने की सलाहियत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर तो एक जंगज़दा इलाका था और वहाँ आप ख़ुद जाकर इतनी आसानी से मालूमात हासिल नहीं कर सकते थे। हमें तो फ़ौज ने बताया। तो इसी मोहसिन दावड़ को, इन्हीं को ये लेकर जा रहे थे सऊदी अरेबिया, लेकिन आखिरी वक्त में फिर फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ा और कहा गया कि नहीं, जिस कैटेगरी में मोहसिन दावड़ का नाम शामिल है ECL में, इनका नाम नहीं निकल सकता। इसी तरह अली वज़ीर का नाम भी ECL से निकाला जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में फ़ौज ने इंटरवीन किया और उनका नाम ECL से नहीं निकला। तो अब आवाम सवाल ये पूछ रहे हैं फ़ौज से और फ़ौजी क़यादत से कि जिन अनासिर के मुतल्लिक आपने हमें बताया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, जिनके मुतल्लिक आपने बताया कि ये रियासत मुखालिफ हैं, जिनके मुतल्लिक अदालतों ने फ़ैसले सुनाए कि ये करप्ट हैं, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस भी है, इन हुक्मरानों को हमारे सरों पर मुसल्लत करके अवाम से किस जुर्म का बदला लिया गया है? और फिर फ़ौज के अंदर भी, और आप कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट तो है कि ये किस तरीके से उन अनासिर को हुकूमत में लाया गया है जो फ़ौज मुखालिफ भी थे। यानी करप्शन तो एक तरफ, फ़ौज मुखालिफ भी, रियासत मुखालिफ भी, और ख़ुद मरियम नवाज़ का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक ख्वाजा आसिफ की भी वीडियो वायरल हुई है। अब ये भी सुन लें ज़रा दिल पर हाथ रख के, हमारे व्यूअर्स भी और आप भी। एक ख्वाजा आसिफ की वीडियो वायरल हुई है इस वक्त। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 1948, 1948, 1971 की जंग, 1984 की जंग यानी कारगिल वाली पहली जो जंग थी, उसके बाद कारगिल और सियाचिन वाली, फिर उसके बाद कारगिल की दूसरी जंग। उन्होंने कहा कि 5 जंगें लड़ी हमारी फ़ौज ने 1948 में, 65 में, 71 में, 84 में और फिर कारगिल 2। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा भी अगर कोई आज़ाद कमीशन बन जाए और तहकीकात करे कि इन जंगों का नतीजा क्या निकला, तो हम सब के सर शर्म से झुक जाएंगे अगर हम में कोई इज़्ज़त नफ्स हुई। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज ये सारी जंगें हारी। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुंह फाड़ के दिफाई बजट मांगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने बजट लिया है, दिफाई बजट लिया है, अवाम की हड्डियों से गोश्त तक ये निचोड़ के खा गए हैं। अवाम गरीब हैं, लेकिन अब भी ये सीना चौड़ा करके पैसे मांगते हैं दिफाई बजट के लिए और अपने लिए। ये कोट अनकोट ख्वाजा आसिफ की, जो इस वक्त शहबाज हुकूमत में वज़ीर हैं, उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है जो उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर तकरीर की थी। और इस वीडियो को टैग करके, इस पे कमेंट्स करके लोग पूछ रहे हैं फ़ौजी क़यादत से कि जब ये ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे याद है ये ख्वाजा आसिफ की तकरीर के पूरे मुल्क के अंदर ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ किस तरह से एक गुस्से का और एक नफ़रत का इजहार किया गया था कि आप हमारी फ़ौज की जो कामयाबियां हैं उनको किस तरीके से दुश्मनों के सामने नाकामियां बनाकर पेश कर रहे हैं। आप 65 की जंग जिसका हम इतना प्राइड लेते हैं, आप उसको एक हमारी नाकामी से ताबीर कर रहे हैं। तो उस वक्त ये अवाम ख्वाजा आसिफ के ऊपर अपने गुस्से का इजहार कर रही थी, लेकिन आज वही ख्वाजा आसिफ जो हैं वो वज़ीर बनकर बैठे हुए हैं। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस वक्त फ़ौज, जो मैंने हक़ाइक़ बयान किए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हुकूमत के मुतल्लिक ओवरऑल एक इदारे के तौर पर किस किस्म का सेंटिमेंट उसके अंदर होगा। और सबसे इसमें हाशमी साहब एक बात अहम और भी है
कि एक वीडियो जो पहला शहबाज शरीफ का इंटरेक्शन था फ़ौज के साथ, जिसमें DGISPR भी मौजूद थे, जनरल बाजवा मौजूद थे, जब ये शहबाज शरीफ ने वज़ीरिस्तान का दौरा किया और जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग दी, तो उस सिर्फ वीडियो को देख लिया जाए। अभी ISPR का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लें। मैं अगेन कह रहा हूँ, हमारे सारे व्यूअर्स एक दफ़ा जाकर वहाँ पर देखें, जो कि 2-3 दिन पहले ISPR ने फुटेज जारी की है। उसमें जो हमारे फ़ौजी अफसरान हैं उनके एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात और शहबाज शरीफ के चेहरे के तासुरात देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त फ़ौज के अंदर किस किस्म का इस्तराब है और किस तरह से एक नज़र आता है कि एक एक्सेप्टेंस नहीं है शहबाज शरीफ के लिए फ़ौज के अंदर। राय साहब, ये जो 2 जनरल्स के जो बयान आए हैं इस पर रोशनी डालें और इसकी अहमियत क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है और क्या कहा गया है अपने इस बयान के अंदर, और ये जो पाकिस्तान का मौजूदा जो निज़ाम हमारा इस वक्त इम्पोर्टेड निज़ाम है कैसे सिंक करता है इसके साथ? देखें, इसके बावजूद कि एक सर्टन प्रेशर मौजूद है, उसके बावजूद जो जर्नल्स के बयानात आ रहे हैं, इनमें से एक बयान मुख्तसरन रखता हूँ व्यूअर्स के सामने। इससे साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ौज के अंदर क्या सेंटिमेंट है और फ़ौज क्या सोच रही है। अब ये जो जनरल साहब हैं ये कहते हैं कि जितना प्रेशर डल चुका है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन का हल निकल आएगा। यानी अवाम जिस तरीके से निकले हैं खान साहब के लिए, उसके बाद जिस तरह का दबाव इम्पोर्टेड हुकूमत और इदारों पर बना है, ये अपने इदारे के मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन का हल निकल आएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि इमरान खान पर CPAC बंद करने का इल्ज़ाम ये नून लीग और अपोजिशन लगाती थी। अब इन्होंने CPAC अथॉरिटी ख़त्म कर दी और अब ये बताया जाए कि अमरीकी एमा पर चलने वाले गद्दार कौन है। फिर ये अपनी क़यादत की जानिब इशारा करते हैं। अपनी क़यादत की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं कि जो आपको कबूल नहीं था उसे आपने हटवा दिया, यानी इमरान खान। इनका इशारा यह है कि जो आपको कबूल नहीं था उसको आपने हटवा दिया और जो अवाम को कबूल नहीं उसे आपने इक़्तिदार दिलवा दिया, यानी शहबाज शरीफ को। और आगे ये जनरल साहब लिखते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं। अब उसके बाद ये भी कहते हैं जनरल फैसल मुश्ताक रिटायर्ड जो हैं कि अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखो और जल्द फैसला करो। अब ये बात वो किसको कह रहे हैं? जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर कौन हो सकता है जो कि इस वक्त इलेक्शन के लिए राह हमवार कर सकता है। ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत इस हवाले से इलेक्शन की राह हमवार कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखें। फिर ये भी कह रहे हैं कि हमजा शहबाज नून लीग के नहीं बल्कि अदलिया के उम्मीदवार लगते हैं, क्योंकि अदलिया जितनी जल्दी में लगती है नून लीग हमजा शहबाज को वजारत आला का हलफ दिलवाने के लिए, उससे लगता है कि अदलिया के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, नून लीग के उम्मीदवार नहीं हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ौज के अंदर इस वक्त किस किस्म का सेंटिमेंट है। और जनरल हारून असलम, उनका बयान भी सुन ले लगे हाथ। वो ये कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब इकॉनमी के सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, सारे आशारिये मईशत के मस्बत थे, एन उस वक्त पर सियासी बहरान पैदा करके इकॉनमी को क्रिपल कर दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये रिटायर्ड जनरल्स क्या बयान कर रहे हैं और किस तरह से फ़ौज के अंदर जो सेंटिमेंट है इस हुकूमत के मुतल्लिक और ख़ान साहब के मुतल्लिक उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो खिताब किया है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट खिताब है और इस खिताब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक शहबाज शरीफ के नैब में जो केसेस इनका फ़ैसला नहीं होता, यानी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो नैब ज़दा है अपना नाम क्लियर नहीं करवा देता, उस वक्त तक नून लीग किसी और को नामज़द करे, पहले अपने केसेस का फ़ैसला करें, फिर मुल्क की जो वजारत है उसके ऊपर ऑब्वियसली बैठ सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान की जगह हंसाई हो रही है, अवाम के दरमियान एक तासुर गलत जा रहा है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान किया है। राय साहब, ये
चूँकि अब एक तरह से इस मुल्क के अंदर एक ही अपोजिशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी तमाम जमातें एक तरफ हैं, कितनी ये एक आपको लगता है कि इसका कोई नतीजा निकल पाएगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है? कोई नतीजा निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट से तो पहले ही आपके सामने किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि किसी और को नामजद करें? मुझे तो मुश्किल लगता है। देखिए, पहली तो बात यह है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे और जो शवाहिद हैं जिनका चालान FIA ने पेश किया था, पूरी दुनिया में सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी भी शख्स पर इस किस्म के करप्शन के केसेस हों, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हों, चालान अदालत में जमा हो चुका हो, गिरफ्तारी बिल्कुल करीब हो और जो मुलजिम है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से इल्तवा ले रहा हो। तो पूरी दुनिया में किसी करप्ट से करप्ट मुल्क में भी ये नहीं हो सकता कि उसको अचानक आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, यानी उसको तो अदालत से बाहर कानूनी निज़ाम ना जाने दे और ये कहे कि ठीक है, इसके ख़िलाफ़ केस चले, इसका ट्रायल हो, इसको सज़ा हो। लेकिन ये जो मुआज़ा है, ये जो करिश्मा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है कि एक दिन जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उससे अगले दिन उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम और आइनी निज़ाम कैसे काम करता है। एक मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया कि आखिर शहबाज शरीफ के केसेस कितने मिस्टीरियस तरीके से इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। और ख़ान साहब ने आखिर ये राज खोला। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई ख़ास ताकत नहीं थी, जिनके पास ताकत थी और जिनके पास अख्तियारात थे वो ये कहते थे कि करप्शन कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, करप्शन तो होती रहती है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ के केसेस और बाकी करप्शन के केसेस जो हम आगे बढ़ाना चाहते थे वो आगे नहीं बढ़ सके। यानी खान साहब ने कह दिया कि ताकत किसी और के पास थी, इस वजह से करप्शन के केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। तो अब इस खान साहब के राज को जो उन्होंने खोला, इसको हमारे व्यूअर्स और आप अपने जहन में रखें तो आपको जवाब मिल जाएगा कि जब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये पटिशन लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा। अगर शहबाज शरीफ को कुछ कुव्वतें पहले भी बचा रही थीं, शहबाज शरीफ को ये अदालती निज़ाम पहले भी रिलीफ दे रहा था, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है वो उस किस्म का फ़ैसला आए। ये अदालतें किसी ख़ास मकसद के लिए ही रात को आधी रात को खुलती हैं। हमारी अदालतों की तारीख़ है, ये वैसे नहीं है 140वें नंबर पर दुनिया में। हमारी जो अदलिया का रैंकिंग आई है जो 130 और 140 के दरमियान कहीं खड़ी है दुनिया में, ये वैसे नहीं है। वैसे तो चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि हम आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, लेकिन हमारी अदलिया का ये जो रैंक है इसके ऊपर भी कोई हमारी रहनुमाई फरमा देते कि क्यों है हमारी अदलिया दुनिया में जो ऐसी अदालतों और ऐसे अदालती निज़ाम के ऊपर जो कि बिल्कुल लोअर रैंक्स में खड़े हैं, लेकिन इसकी जानिब चीफ जस्टिस ने या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं दिए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।